एरिया ट्रेस करना चाह रहे हैं विद एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, अगर हम लोगों को कोई दो ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए और बी दिया और हम लोग किसी पर्टिकुलर फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स को ड्रॉ करने के बाद उसका एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हो विद एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के साथ है तो एक्स इज इक्वल टू ए और बी दो ऑर्डिनेट दिए रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाय टेकिंग द वर्टिकल स्ट्रिप बात करते हैं। अगर वर्टिकल स्ट्रिप लेकर हम लोग किसी पर्टिकुलर फंक्शन का एरिया, ग्राफ का एरिया, कर्व का एरिया निकालने के लिए बात करें तो देखिए है क्या, अगर किन्हीं दो ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए से लेकर एक्स इज इक्वल टू बी के बीच में किसी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का एरिया हम लोगों को निकालना है, अगर हमारा फंक्शन का कर्व हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है, तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो हमने क्या करा, हम लोगों ने इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक्स डिस्टेंस पर किसी एक वर्टिकल स्ट्रिप को कंसिडर करा जिसकी विड्थ dx के बराबर है। देखिए बात क्या है, अगर आपने x डिस्टेंस पर किसी पर्टिकुलर dx विड्थ की किसी एक स्ट्रिप को कंसिडर करा तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिप के लिए यह कहा जा सकता था कि अगर हम लोग इस पर्टिकुलर स्ट्रिप के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए जाएं तो कोऑर्डिनेट x, y के बराबर रहे होंगे। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो हाइट तो y के बराबर है और y इंटू dx इज द विड्थ, तो y इंटू dx अपने पास एरिया आने वाला है। अगर इसी एरिया को बार बार ऐड करते जाए तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। तो एरिया इज इंटीग्रेशन y इंटू dx, तब जबकि हम लोग a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a से लेकर b के बीच में जा रहे हैं तो दिस इज द एरिया। हर बार ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर हमारा कर्व एक्स एक्सिस के कंप्लीटली नीचे लाई करता है तब उस कंडीशन में जो एरिया है दैट इज मॉडुलस के साथ, क्योंकि एरिया की वैल्यू पॉजिटिव होती ए से लेकर बी, फिर से हमने एक्स डिस्टेंस पर किसी एक dx विड्थ की स्ट्रिप को कंसिडर करा एंड दिस इज अगेन y इंटू dx के बराबर हुआ करता है। अगर हमारा कर्व कुछ इस तरह का है कि उसने कहीं पर रास्ते में किसी पर्टिकुलर पॉइंट C के ऊपर एक्स एक्सिस को कट करा तो एक्स एक्सिस के नीचे भी कर्व था और उससे ऊपर भी कर्व था, तो इस पर्टिकुलर एरिया को कंसिडर करने के लिए अगर C बिलोंग्स टू A से लेकर B के बीच में है तो एरिया इज इक्वल टू, हम लोग पहले A से लेकर C के बीच में y इंटू dx करते हैं मॉडुलस के साथ पॉजिटिव वैल्यू, प्लस अगेन C से लेकर B के बीच में y इंटू dx करते हैं और इन दोनों का समीशन ही हमारा टोटल एरिया हुआ करता है। अच्छा सही बात है। यही सेम कहानी हम लोग बाय टेकिंग द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी कर सकते हैं। कभी कभी कुछ फंक्शन के कर्व ऐसे होते हैं कि हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप ना लेकर अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर एरिया निकालना चाहें तो एरिया थोड़ा ज्यादा इजीली निकाला जा सकता है। देखिए इस चीज को कैसे किया जाता है, अगर आपने y डिस्टेंस पर, x एक्सिस से y डिस्टेंस पर कोई एक dy विड्थ का स्ट्रिप कंसिडर करा तो देखिए इसका जो एरिया है वो dy इंटू एक्स रहा होगा, जो भी हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x, y लिखे जा सकते हैं। तो एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन दैट इज द समीशन, तो हमने फिर से एरिया निकालने के लिए इस बार x इंटू dy करेंगे और अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर a से लेकर b के बीच में जा रहे हैं तो दिस इज a टू b, इस तरह से भी एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए जैसे अगर हम लोगों को कहा जाए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x तब जबकि 1 से लेकर x इज इक्वल टू 2 के बीच में इसका एरिया कैलकुलेट कीजिए, तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व कुछ इस तरह का है और यदि हमें 1 से लेकर 2 के बीच में एरिया कंसिडर करने के लिए कहा जाए, एरिया कैलकुलेट करने के, तो हमसे ये वाला एरिया पूछा जा रहा है। तो हमने क्या करा, इस 1 से लेकर 2 के बीच में एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाया dx विड्थ का। सही बात है। अगर इस dx विड्थ का हम लोगों ने कोई भी एक हम लोग केवल 1 से लेकर 2 के बीच में जाना चाह रहे हैं तो हम लोगों ने dx विड्थ का कोई एक स्ट्रिप लिया, उस स्ट्रिप का एरिया y इंटू dx के बराबर है। और अगर हम लोगों ने एरिया पूरा कैलकुलेट करने की कोशिश करी तो 1 से लेकर 2 इंटीग्रेशन y इंटू dx होगा और y की जगह पर x स्क्वायर रखा जा सकता है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू dx 1 से लेकर 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 के बराबर होता, तो दिस इज x क्यूब बाई 3 1 से लेकर 2 एंड दिस इज -1/3 दैट इज 7/3 यूनिट्स। तो इस तरह से एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए
देखिए अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स का एरिया हम लोगों को कैलकुलेट करना हो विद एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 3π/2 अगर हमें कैलकुलेट करना है, दिस इज द कर्व ऑफ द साइन एक्स, दिस इज 0, दिस इज π एंड दिस इज 3π/2। तो अपने को जो एरिया कैलकुलेट करना है दैट इज दिस। तो देखिए बात क्या है, 0 से लेकर पाई में एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका एरिया सीधे कैलकुलेट करा जा सकता है। 0 से लेकर पाई जो भी आपका कर्व है दैट इज साइन एक्स प्लस π/2 से लेकर 3π/2 में आप मॉड के साथ यूज करें π/2 से लेकर 3π/2, पाई से लेकर 3π/2 एंड दिस इज अगेन साइन एक्स इंटू dx एंड टोटल एरिया इज कमिंग टू बी 3। तो इस तरह से हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर y इज इक्वल टू ln x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 1/e2 x इज इक्वल टू e के बीच में हमें इस कर्व का एरिया कैलकुलेट करना हो तो देखिए फिर से क्या है, ln x का कर्व तो हम लोग जानते ही हैं, दिस इज द ln x, दिस इज 1, दिस इज e एंड दिस इज समवेयर 1/e। तो अपने को जो एरिया कैलकुलेट करना है दैट इज दिस वन। फिर से 1/e से लेकर e के बीच में जो फंक्शन का कर्व है वो नीचे की तरफ है। अगर नीचे की तरफ है इसका कर्व तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले मॉड के अंदर 1/e से लेकर 1 के बीच में ln x इंटू dx करें प्लस 1 से लेकर e के बीच में मॉड ऑफ ln x इंटू dx करें। 1 से लेकर e के बीच में कर्व केवल y एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है तो केवल ln x इंटू dx किया जा सकता है एंड इसका टोटल एरिया फिर से कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर हम लोग x इज इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर एंड बिटवीन y एक्सिस एरिया कैलकुलेट करें, अगर दिस इज अ कर्व और बिटवीन y एक्सिस के साथ एरिया कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो देखिए फिर से अगर इस फंक्शन को ड्रॉ करने की कोशिश, कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश की जाती तो y 0 एंड y इज इक्वल टू 2, तो इस तरह का कुछ इस पर्टिकुलर फंक्शन का कर्व है, दिस इज द कर्व। अब दिस पॉइंट इज 0 एंड दिस इज 2। तो अगर आपने वर्टिकल स्ट्रिप लेकर एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश की होती, विद एक्सिस निकाला जा रहा है तो हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं। अगर आपने देखिए वर्टिकल स्ट्रिप लेकर बनाने की कोशिश की होती तो वर्टिकल स्ट्रिप लेकर देखिए दिक्कत क्या थी। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, हालांकि निकाला जा सकता है कि कौन सा पॉइंट है, फिर उसके बाद एरिया तो एक्स एक्सिस के साथ कैलकुलेट किया जाता है। तो आप अगर यहां से यहां तक जाते तो आप इस एरिया की बात करते, ना कि इस वाला एरिया की। तो इसके लिए अच्छा तरीका ये था कि हम लोग एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर करते। देखिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करने का केवल इतना सा कारण है, इतना सा रीजन है और इतना सा कंसेप्ट है कि अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं तो आप एक्स एक्सिस के ऊपर खड़े होकर एरिया निकाल रहे हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं तो आप वाई एक्सिस के ऊपर खड़े होकर एरिया निकाल रहे हैं। तो आपने dy विड्थ का कोई एक स्ट्रिप कंसिडर करा और 0 से लेकर 2 के बीच में जाना है तो एरिया इज 0 to 2 x इंटू dy के बराबर है। दैट इज 0 से लेकर 2, x की जगह पर आप 2y माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy लिख सकते हैं एंड दिस इज, चूंकि हमेशा केवल ऊपर की तरफ था, पॉजिटिव ही सब कुछ आने वाला है, तो दिस इज अवर आंसर, जो भी इसका आंसर निकाला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट वन, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से इनक्लोज्ड एरिया पूछा जाए कि इनक्लोज्ड एरिया बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक सर्किल है जिसकी रेडियस ए के बराबर है। तो अगर ये एक सर्किल है तो दिस इज द सर्किल, इस सर्किल का अपने को एरिया निकालना है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये सारा एरिया अपने को कैलकुलेट करना है।
अब देखिए बात यह है कि एरिया कैलकुलेट करने के लिए, हालांकि अगर किसी सर्किल का एरिया कैलकुलेट करना है, रेडियस पता है, तो पाई आर स्क्वायर से वैसे भी आंसर निकाला जा सकता था क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन के पास है। बट बात यह है कि अगर हम लोग एरिया अंडर कर्व का यूज करके इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करना चाहते हैं, तो देखिए एरिया का कंसेप्ट यह है कि आपको एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी है और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एरिया इनक्लोज हुआ उसे कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर पार्ट को लेते और यहां पर एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करते, तो आप अगर इस वाले पार्ट का एरिया निकाल रहे होते, दिस वन, तो इसका 4 टाइम करने पर ही अपना यह आंसर आने वाला था। तो सबसे पहले तो इसे फंक्शन फॉर्म में लिखा जाए, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन के साथ ऊपर वाला पार्ट यूज होगा। और फिर अगर आपने ये dx विड्थ की कंसिडर करा तो दिस इज dx y के साथ, और तब जबकि आपने 0 से लेकर a तक का सफर तय करा, 0 से लेकर a 4 टाइम करेंगे, ये अपना पूरा एरिया आने वाला है। सही बात है। तो इस तरह से हम लोग एरिया को कैलकुलेट करते हैं। आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर भी कर सकते थे। आप कोई भी एक जगह पर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लें, आप जिस डिस्टेंस पर ले रहे हैं, यहां पर किसी भी एक डिस्टेंस पर, तो आप x इंटू डी वाई करेंगे, फिर से 4 टाइम किया जा सकता है। यही हमारा एरिया का आंसर आने वाला है, दैट इज पाई ऑफ ए स्क्वायर। नेक्स्ट वन, अगर y is equals to sin inverse of x and y is equals to cos inverse of x and x एक्सिस के बीच का एरिया निकाला जाए। तो देखिए y is equals to sin inverse of x, cos inverse of x and x एक्सिस के बीच का एरिया, तो हम लोग इनके कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अब sin inverse of x का कर्व तो फर्स्ट एंड थर्ड में होता है, cos इनवर्स का सेकंड और फर्स्ट में होता है। तो cos sin इनवर्स सेकंड में नहीं गया, cos इनवर्स थर्ड में नहीं आया, तो जो कुछ होगा सब कुछ फर्स्ट में होने वाला है। तो फर्स्ट में sin इनवर्स x का जो कर्व है, लाइक दिस इज π/2 टाइप, तो ये उसका कर्व है। सही बात है। अच्छा, और जो cos इनवर्स ऑफ x का कर्व है, यहां से कुछ ऐसे आया और यहां से आने के बाद पाई 0 पर π/2 और यहां से ये दिस काइंड ऑफ कर्व है। सही बात है। अब बात ये थी कि इन दोनों कर्व, दिस इज π/2, तो इसको भी π/2 तक ले आते हैं, दिस इज π/2, दिस इज π/2, दोनों π/2 पर थे, 0 पर, ये गया ही π/2 तक केवल, दिस इज π/2। तो देखिए इन दोनों का जो कर्व है, उसने एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करा, या तो हमें यह पता होगा इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा। अब अगर हम लोग कोई एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्ट्रिप लेकर करना चाहते तो देखिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर, वर्टिकल स्ट्रिप लेकर करते हैं। अगर वर्टिकल स्ट्रिप लेकर करते तो जो कर्व है उसका नाम हमें पता होना चाहिए। ये जो पॉइंट है यहां तक, इससे पहले वाले का नाम साइन इनवर्स एक्स और इसके बाद वाले का नाम कॉस इनवर्स एक्स है। तो अगर अपने को ये पॉइंट पता हो, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 1/√2, 1/√2 पर दोनों का वैल्यू π/4 के बराबर होता, तो अगर हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है तो हमने इस वाले पार्ट को निकालने के लिए ऐसे सोचा कि दिस इज 0 से लेकर 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ x dx प्लस 1/√2 से लेकर 1 के बीच में ऊपर वाला दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ x dx। इस तरह से हम लोग टोटल एरिया ए कैलकुलेट कर सकते हैं। सही बात है। इसी पर्टिकुलर चीज को वर्टिकल स्ट्रिप लेकर भी करा जा सकता है। देखिए वर्टिकल स्ट्रिप लेकर कैसे किया जाएगा इस चीज को, अगर हमने इस वाले पार्ट को थोड़ा बाहर रख से निकाला होता तो हमें ये नजर आता, दिस इज, तो इस वाले का नाम साइन इनवर्स एक्स है, तो इसे x इज इक्वल टू साइन वाई लिखा जा सकता है, और इसका नाम कॉस इनवर्स एक्स है, तो इसे x इज इक्वल टू कॉस वाई लिखा जा सकता है। जो एरिया हमें कैलकुलेट करना है दैट इज दिस। तो हमने क्या करा, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर करा
देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर आप लोग कंसिडर करेंगे तो बात केवल बस इतनी सी है कि आप लोग एक्स एक्सिस के ऊपर ना खड़े होकर वाई एक्सिस के ऊपर खड़े होकर आज एरिया को देख रहे हैं। तो आज एरिया निकालने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है कि अगर आप यहां खड़े होकर आपने देखा तो आपको ऊपर ये नजर और नीचे ये नजर आने वाला है। तो अगर आपने इसका एरिया यहां तक निकाला होता, दिस इज π/4, तो आप ऐसे सोच सकते थे कि 0 से लेकर π/4 में पहले cos y का हमने एरिया निकाला, देन उसमें sin y वाला घटाया, तो आप ऐसे सोच सकते थे दिस इज cos y माइनस sin y इंटू dy। इस तरह से भी आंसर निकाला जा सकता था। चलिए नेक्स्ट यदि अपने को एरिया इनक्लोज बाय 2 कर्व्स निकालना हो, देखिए अभी तक क्या था, हम लोग जो एरिया कैलकुलेट कर रहे हो किसी एक कर्व का विद एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बिटवीन 2 ऑर्डिनेट्स, सब हम लोग कैलकुलेट करते आ रहे हैं 2 पॉइंट्स के बीच में। अगर हमारे पास कोई 2 कर्व हैं और उनके बीच का एरिया हम लोग को कैलकुलेट करना है, देखिए 2 कर्व के बीच का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। देखिए अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है और कोई दूसरा फंक्शन y इज इक्वल टू जी एक्स है और उन दोनों ने एक दूसरे को किन्हीं 2 पॉइंट A एंड B के ऊपर इंटरसेक्ट करा, तो इन दोनों के बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड हुआ वो ये वाला है। तो अगर अपने को ये एरिया कैलकुलेट करना हो, देखिए क्या सोचा गया, अगर आपने ए से लेकर बीच में y इक्वल टू एफ एक्स एरिया निकाला होता तो अपने पास ये सारा का सारा एरिया आता जो भी एक्स एक्सिस के साथ है। सिमिलरली अगर आपने y इक्वल टू जी एक्स का ए से लेकर बी के बीच में निकाला होता तो अपने पास ये सारा नीचे वाला आता। अगर आपने उस टोटल में से ये नीचे वाला घटाया होता तो यही रेस्ट बचा होता। तो इस चीज को सोचने का तरीका फिर से ये था कि हमने कोई एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करा जिसकी विड्थ dx के बराबर है, और अगर आपने dx विड्थ का कोई एक स्ट्रिप कंसिडर करा जो कि y एक्सिस से x डिस्टेंस पर है, तो अगर आप इसका एरिया लिख सकते हैं तो आप इसका एरिया हर बार सेम स्ट्रिप दोनों के लिए अगर आपने यूज किया होता तो जो एरिया है दैट इज एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स, तब जबकि आप a से लेकर b के बीच में जा रहे हैं। दिस इज द एरिया। इस बात को ऐसे भी सोचा जा सकता है कि देखिए अगर ये कर्व कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, दिस इज नॉट नेसेसरी कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को यहां जहां पर मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया यहीं पर ये कर्व कहीं भी इंटरसेक्ट करते हैं। इस कहानी को हर बार ऐसे ही सोचा जा सकता है कि अगर ये पॉइंट अपने पास A था और ये पॉइंट अपने पास B था और अपने को ये वाला एरिया अगर कैलकुलेट करना था और ये अगर एफ एक्स एंड दिस इज जी एक्स है, तो एरिया को इस बात से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो उन दोनों ने एरिया कहां पर ट्रेस करा। हर बार हमारे पास जो एरिया आता है वो एफ एक्स दैट इज ऊपर वाला कर्व माइनस जी एक्स नीचे वाला कर्व ए से लेकर बी इंटू डी एक्स। हालांकि इस कंफ्यूजन से बचा भी जा सकता है, शॉर्टकट टाइप ये चीज भी है कि आप कभी भी किसी भी एक फंक्शन में से दूसरे कर्व को घटाइए और उसका मॉड ले लीजिए, एरिया का वैल्यू पॉजिटिव आता है। बट हर बार उन दोनों कर्व ने कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया हो, आप इंटरसेक्शन पॉइंट्स के बीच में एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स करेंगे तो हर बार एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है। सो एरिया इज इक्वल टू ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स के बराबर होता है। और अगर हम लोगों को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर करना है तो देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर करने का तरीका यह है कि आपने कोई भी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर करा, फिर से अगर ये कोई पॉइंट अपने पास C था और ये कोई D था तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि आप लोग C से लेकर D के बीच में आ रहे हैं और C से लेकर D के बीच में जब आप इन कर्व्स को y इक्वल टू एफ एक्स को एंड दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप लोगों को एक x1 माइनस x2 मिलेगा इंटू dy कर सकते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं। बट हर बार केवल इतना सा कंसेप्ट है
कि ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व को सब्ट्रैक्ट किया जाए, fx माइनस gx इंटू dx करा जाए इसे लेकर b के बीच में, तो उन दोनों कर्व के बीच का एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए लिखिए इस बात। जैसे अगर हम लोग y is equals to sin x and y is equals to cos x के बीच का एरिया कैलकुलेट करें एंड द y एक्सिस एंड y एक्सिस, तो देखिए सबसे पहले इन दोनों के कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द sin x, दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2 एंड दिस इज पाई, और इसके साथ cos इनवर्स ऑफ x दिस। अब हमें जो एरिया कंसिडर करना है y एक्सिस के साथ और इन दोनों कर्व के बीच, तो हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं एक्चुअली। तो अगर हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है तो देखिए कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। जो ऊपर वाला कर्व है उसका नाम cos x है, जो नीचे वाला कर्व है उसका नाम sin x है, जिस पॉइंट पर इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा उसका नाम पाई बाई 4 है। तो अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई 4 ऊपर वाला कर्व दैट इज cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x इंटू dx किया जा सकता है। बस इतनी सी बात है। तो दिस इज cos x माइनस साइन x 0 से लेकर पाई बाई 4, आंसर इज √2 माइनस 1 यूनिट्स। चलिए ठीक है, एरिया अंडर द कर्व y इक्वल्स टू sin x एंड y इक्वल्स टू cos x। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। इंटरसेक्ट ईच अदर एट मैनी पॉइंट्स, कंप्यूट द वन ऑफ द सच फॉर्म्ड इनफाइनाइट एरिया, जो कि बराबर बनते हैं। देखिए है क्या, सबसे पहले sin x एंड cos x के कर्व के बारे में बात करते हैं। x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज द कर्व ऑफ द sin x एंड दिस वन, this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2 and this is 2 pi. This is the curve of cos x. Similarly this side, this is minus the pi by 2 and here this is here. तो देखिए बात क्या है कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को बहुत सारे पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, और जो दोनों के बीच में इक्वल रीजन वाले एरियाज फॉर्म होते हैं, दिस टाइप, दिस पर्टिकुलर। सिमिलरली यही सेम ऐसा ही एक पार्ट यहां भी फॉर्म होता है। ऐसे इनफाइनाइट बार इस तरह के रीजन्स फॉर्म्स होंगे, तो इनमें से किसी एक पर्टिकुलर रीजन के एरिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए किन्हीं दो कर्व के बीच में जो रीजन होता है उसका एरिया निकालने का तरीका बस इतना सा है कि आप लोग ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व को हमेशा सब्ट्रैक्ट करें, और उसके बाद जहां से जहां तक के बीच में भी उन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज द पाई बाई 4 एंड देन दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज द 3 पाई बाई 4। ऊपर वाले कर्व का नाम sin x है, नीचे वाले कर्व का नाम cos x है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं तो दिस पर्टिकुलर रीजन को निकालने का जो तरीका है दैट इज एरिया इज पाई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 4 sin x माइनस cos x इंटू dx। अच्छा, हालांकि कभी कभी ऐसा लगता है कि यार cos x sin x कैसे सोचे, क्या हुआ।
आप तो अगर मॉड यूज कर लें और साइन माइनस कॉस या कॉस माइनस साइन करें, हर बार बाय डिफॉल्ट आंसर सही आया करता है। इसे कैलकुलेट किया जाए, आंसर इज 2√2 यूनिट्स के बराबर। तो दिस इज द एरिया। नेक्स्ट वन, y is equals to tan x, y is equals to tan x and y is equals to cot x and x is equals to x axis in the first quadrant। देखिए फिर से sin x, tan x and cot x कर्व के बारे में बात करते हैं। दिस इज x, दिस इज y एक्सिस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस इज 7। देखिए tan x, अगर मैं, दिस इज 0 से π/4, दिस इज द कर्व ऑफ द tan x एंड द cot x यहां से स्टार्ट होता है एंड एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करते हैं π/4 पर और फिर ये यहां जाता है। तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, तो हम इस वाले पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात कर रहे हैं जो इन दोनों के बीच में यहां पर फॉर्म हुआ। दिस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये दोनों कर्व एक दूसरे को π/4 पर इंटरसेक्ट करते हैं। दिस इज 0 एंड दिस इज π/2। देखिए बात यह है कि एरिया निकालने का तरीका तो एक में से दूसरे कर्व को ऊपर वाले में से नीचे को घटाने वाला ही है, बट यहां पर जो कर्व हैं उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर नहीं है। या तो आप ऐसा सोचें कि आप y एक्सिस के ऊपर आकर खड़े हो जाएं और y एक्सिस के ऊपर खड़े होकर आप देख सकते हैं कि ये वाला कर्व ऊपर, ये नीचे, और एक आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते। बट वर्टिकल स्ट्रिप के केस में तो एरिया निकालना इस तरह से बेटर होगा कि एरिया इज इक्वल टू 0 से लेकर π/4 में हम केवल tan x का एरिया निकाले इस पर्टिकुलर कर्व की वजह से, दैट इज tan x, प्लस π/4 से लेकर π/2 में cot x, दिस इज cot x into dx, दिस इज dx। आंसर इज Ln2 एंड दिस इज द एरिया। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड वन, y is equals to secant inverse of x and y is equals to cosec inverse of x। थर्ड वन, देखिए sec inverse of x का कर्व हमेशा 0 से लेकर पाई के बीच में फॉर्म होता है। दिस लाइन इज π/2, दिस इज x इज इक्वल टू -1, दिस इज x इज इक्वल टू 1। और सेक इनवर्स का जो कर्व है, हम लोग 1 पर ये पाई का वैल्यू लेते तो पाई से लेकर ऐसे गया एंड 1 के ऊपर x इज इक्वल टू 1 हम लोगों को y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ x एंड y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ x एंड लाइन x इज इक्वल टू 1 के बीच का निकालना है। तो दिस इज दिस आर द कर्व्स। इस साइड बनाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि कॉसेक इनवर्स का कर्व यहां नीचे आने वाला है, तो यहां तो हम दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, केवल यहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे और यहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो इनके बीच का जो क्लोज्ड एरिया है एंड लाइन x इज इक्वल टू 1 के बीच, वो ये वाला पार्ट है, दिस वन। तो इस एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले तो देखो एक तरीका तो यह है कि हम लोग इन दोनों का दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करें कि ये दोनों किस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब या तो आप इस तरह से x एक्सिस के ऊपर मालूम करें, या तो अगर आप y एक्सिस के ऊपर खड़े होकर देखते तो आपको लगता है कि ये पॉइंट तो π/4 है। तो अगर ये पॉइंट π/4 है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर एरिया निकालना आसान है। एंड एरिया इज इक्वल टू, अगर आप 0 से लेकर π/4 के बीच में बात करते तो आपको ये कर्व नजर आता, और अगर आप 0 से लेकर π/4 के बीच में इस कर्व की बात करते तो इसका नाम sec x, तो दिस इज सीकेंट ऑफ x dx। ये sec इनवर्स x था, बट जब y एक्सिस के ऊपर खड़े होकर देखेंगे तो जब आप y इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ x यूज करेंगे तो x इज इक्वल टू sec y, तो आप इसका सीकेंट ऑफ x यूज कर रहे होंगे। प्लस जब आप π/4 से लेकर π/2 में यूज करेंगे तो आप cosec ऑफ x इंटू dx का यूज करेंगे एंड दिस इज द एरिया। Next is y is equals to sec square x, y is equals to tan square x, x is equals to π/4 से लेकर माइनस π/2 के π/4 के बीच। तो देखिए sec स्क्वायर ऑफ x का कर्व, sec x का जो कर्व है वो 1 से शुरू होता, दिस इज -π/2 एंड दिस इज अगेन π/2।
ऐसा कुछ होता तो अगर आपने स्क्वायर भी करा तो कर्व तो हमेशा ऊपर ही बनने वाला है, 0 पर वैल्यू 1 ही लेने वाला है। दिस इज सेक स्क्वायर ऑफ एक्स एंड tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स का मतलब जो कर्व नीचे जाने वाला था 0 के बाद, बस वो आज पॉजिटिवली ऊपर ही आने वाला है, दिस काइंड ऑफ कर्व। तो इन दोनों के बीच में π/4 से लेकर -π/4 के बीच में हमें एरिया निकालना है। तो दिस इज -π/4, दिस इज π/4। -π/4 से लेकर π/4 के बीच में हमेशा sec स्क्वायर एक्स ऊपर है, tan स्क्वायर एक्स हमेशा नीचे है। तो एरिया निकालने का डायरेक्ट तरीका -π/4 से लेकर π/4, दिस इज sec स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस tan स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू dx है, एंड द आंसर इज π/2। Next one, for b is greater than fourth one, this is the fifth one. Fifth one, b greater than a greater than 1 by y is equals to ln x, y axis and f is equals to ln and x is equals to ln b। तो देखिए सबसे पहले ln x का कर्व ड्रॉ करते हैं। दिस इज द कर्व ऑफ द ln x। देन अगर b और a दोनों 1 से बड़े थे, अगर दोनों 1 से बड़े थे तो दिस इज a एंड दिस इज b। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दिस इज ln a एंड दिस इज ln b। तो y एक्सिस के साथ दिस इज ln a एंड दिस इज ln b। तो y एक्सिस के साथ जो एरिया ट्रेस हो रहा है दैट इज दिस इज द एरिया। और इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसा करते कि आप y एक्सिस के ऊपर आकर खड़े होते। तो अगर आप y एक्सिस के ऊपर आकर खड़े होते और आपने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहां पर कंसिडर किया होता तो आप ln x की जगह y इज इक्वल टू से y माना जाता, तो x इज इक्वल टू e टू द पावर y के बराबर हमें नजर आता। तो एरिया इज इक्वल टू सिंपली लिखा जा सकता था e का पावर y gy, और y तब जबकि हमारा ln a से ln a b के बीच है। दिस इज ln a टू ln b एंड दिस इज द एरिया। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, area contained between y square is equals to 8 minus 4x and its asymptotes। देखिए बात क्या है, अगर आपने y को माइनस वाई से रिप्लेस करा, सिक्स्थ वन, अगर आपने y को माइनस वाई से रिप्लेस करा तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं है कर्व की इक्वेशन में। तो इसका मतलब जो हमारा कर्व है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सेकंड थिंग, अगर आपने x चुराया होता तो x को एक साइड अगर आप लाए होते तो दिस इज इधर लाए, तो दिस इज x कॉमन आया, y स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू 8 अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर हमें नजर आता। x इज इक्वल टू 8 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4। अगर आपने dy बाई डी एक्स कैलकुलेट किया होता तो हम लोग dx अपॉन dy की तरह कैलकुलेट करते हैं, एंड dx अपॉन dy कैलकुलेट करके आपने 0 किया होता और इस फंक्शन को अगर आपने ड्रॉ करने की कोशिश की होती तो देखिए x को हम लोग एक्चुअली कर्व y की वैल्यू रखकर x को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस तरह के कर्व को ड्रॉ करने का एक तरीका ये भी होता है कि यार अगर आप x और y के रिश्ते को देखते तो आप ऐसे भी इन चीजों को सोच सकते थे कि आप y इज इक्वल टू 8 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर का कर्व ड्रॉ कर लो। यार हुआ केवल इतना था कि आपने एक्सिस को इंटरचेंज करा है। तो अगर आपने x और y आपस में इस तरह से इंटरचेंज किया होता तो कर्व ऑफ दिस फंक्शन इज लाइक दिस एंड दिस पॉइंट इज 2, 0, और हम लोग से इसकी एसिम्टोट्स दीज आर द एसिम्टोट्स। तो दिस एरिया हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, इस एरिया को कैलकुलेट करने का तरीका एरिया इज इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी इस पर्टिकुलर फंक्शन से जो एरिया ऊपर की तरफ ट्रेस हुआ। तो देखिए इस पर्टिकुलर फंक्शन से जो एरिया ऊपर की तरफ ट्रेस हुआ उसे निकालने के लिए हम लोग x का यूज कर रहे हैं। तो x का यूज करा तो हम लोग एक्चुअली x इंटू डी वाई लिखेंगे। तो x को जब आप 8 अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई से रिप्लेस करेंगे एंड दिस इज 2 टाइम, दिस इज द एरिया इनक्लोज। सिमिलरली इस चीज को ऐसे भी सोचा जा सकता था कि अगर आपने इसको घुमाकर लिखा होता तो आपको ये वाली कहानी नजर आती, दिस पॉइंट इज 0, 2, दिस इज y एक्सिस, दिस इज द एरिया, these are called the transformations, and एरिया फिर से 0 से लेकर इंफिनिटी 2 टाइम्स
दिस टाइम 8/4 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिखा जा सकता था। चलिए नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7। एरिया इनक्लोज बाय द लाइन्स एंड द सर्किल। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। तो अगर इन दोनों लाइन्स और सर्किल के बीच का जो एरिया है उसे कैलकुलेट किया जाता, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग सर्किल को ड्रॉ करते हैं। इस सर्किल का सेंटर 0,0 और इसकी रेडियस 5 के बराबर है, तो दिस इज 5 5। दिस इज द सर्किल जिसकी सेंटर 0,0 और जिसकी रेडियस 5 के बराबर है। दिस इज द सर्किल। दिस पॉइंट इज 5,0 minus 5,0 0, -5 एंड दिस इज 0,5। अच्छा, अगर आपने इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश की होती तो आपने देखिए y को 0 रखा तो x -5 के बराबर नजर आया। यहां से पास होने वाली एक लाइन, अगर आपने इस लाइन के अंदर x को 0 रखा होता, y को 0 रखा होता, तो हमें यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाली लाइन। बात क्या है कि देखिए अगर आप एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो एक लाइन दिस इज द लाइन एंड सेकंड लाइन इज लाइक दिस, और इन दोनों को अगर आप यहां ज्वाइन करें, दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3,4 के बराबर आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर हमें तीनों पॉइंट्स पता है तो हम लोग एरिया ऑफ द ट्राइंगल का यूज करें और तीनों पॉइंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज बना सकते हैं। नेक्स्ट इज area by y square is equals to 4x and y square is equals to 4x and normal drawn to it of slope -1। देख इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के बारे में बात करते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक पैराबोला है, दिस इज द कर्व। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दिस इज 0,0। देन अगर हम लोगों ने कोई एक नॉर्मल ड्रॉन किया जिसका स्लोप -1 के बराबर है, तो अगर हम लोगों ने एक टेंजेंट खींचा होता जिसका स्लोप 1 के बराबर होता, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ऐसा स्लोप जैसी टेंजेंट जिसका स्लोप 1 के बराबर है। देखो उसने केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन दी है कि एक ऐसा नॉर्मल है जिसका स्लोप -1 के बराबर है, और इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालने के लिए हमें एक पॉइंट की भी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्लोप 1 की एक लाइन लिखी। स्लोप 1 की लाइन लिखने की अगर हम लोग कोशिश करते तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सबसे पहले लिखी जाती, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए हमने इसका dy/dx निकाला, और dy/dx निकालकर दैट इज 4/2y, और इसे हम लोगों ने स्लोप को 1 के बराबर करा, पॉइंट निकाला, और उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वजह से हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x + y = 3 के बराबर आती। सही बात है। दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज एक्चुअली 1,2। अब यहां पर एक नॉर्मल खींचा जाता है। नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ द टेंजेंसी, जिसका स्लोप -1 के बराबर है। अगेन ये सबसे पहली बात, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन जो कि 1,2 से पास हुए, तो स्लोप सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लिखा जाना चाहिए, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के बाद हमने उसे सॉल्व करा और दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 9, -6। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगेन दिस इज 1,2। अगेन एक्स एक्सिस के साथ उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3,0, तो दिस इज 3,0। सही बात है। अब बात यह है, हमें इस पर्टिकुलर कर्व के लिए ऐसी नॉर्मल के साथ उसका एरिया निकालना था जिसका स्लोप -1 है,
तो अगर हमें ऐसा एरिया निकालना है तो हम इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं सबसे पहली बात तो फर्स्ट थिंग हमें इस नॉर्मल की इक्वेशन पता होना चाहिए था। तो हमने सोचा कि अगर एक टेंजेंट खींची जाए जिसका स्लोप 1 के बराबर हो तो उसका स्लोप dy by dx 4/2y = 1, तो y हमारे पास यहां से 2 के बराबर आता है। 2 को आपने वापस कर्व के अंदर रखा तो x हमारे पास 1 के बराबर आता है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 1,2। 1,2 से जाने वाली -1 स्लोप की लाइन y = mx + c y - y1 = m × x - x1 से अगर आपने निकाला तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो जिसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 1,2 3,0 9, -6 है। हमें इस एरिया के बारे में बात करनी है। देखिए इस एरिया को निकालने का तरीका एक तो ये है कि आप इस लाइन में से इस कर्व को घटाएं और यहां से लेकर दिस इज 2 एंड दिस इज -6 यहां तक चले जाएं। और अच्छा तरीका ये होता है कि आपने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला। अगर आपने परपेंडिकुलर डाला तो दिस पॉइंट इज 1। आपने यहां से भी एक परपेंडिकुलर डाला, दिस पॉइंट इज 9। सही बात है। अब बात यह है कि अगर आपने इस एरिया को कैलकुलेट करने की कोशिश की होती, तो देखिए इस एरिया को कैलकुलेट करना हम लोग इसे 1 नाम देते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपने 1 के बारे में सोचा होता तो 1 का जो एरिया है दैट इज इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 जो भी हमारा कर्व है, इस कर्व का एरिया y dx होता है। y dx का मतलब √4x × dx के बराबर है। इस एरिया को अगर आपने नाम 2 दिया होता तो एरिया ऑफ 2 का एरिया निकालने का तरीका दिस इज द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, हाइट एंड विड्थ, हाइट इज हाफ ऑफ 2 एंड हाइट इज अगेन 2, दिस इज द एरिया ऑफ 2। अगेन फिर से अगर आपने नीचे वाले एरिया के बारे में बात की होती, देखिए नीचे वाला एरिया निकालने के लिए आप फिर से क्या सोच सकते हैं कि अगर आपने ये वाला सारा एरिया निकाला होता थर्ड वन, अगर आपने सारे को थर्ड वन, इस वाले को थर्ड और इस वाले को 4 कहा होता, तो देखिए अगर आपने इस कर्व का इंटीग्रेशन, इस वाले कर्व का इंटीग्रेशन 0 से लेकर -6 के बीच में करा इस लाइन के साथ घटाते हो तो आप सारा निकाल सकते हैं। अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप के साथ करना चाहते हैं तो वर्टिकल स्ट्रिप के साथ आप मॉड लें और मॉड लेने के बाद आप 0 से लेकर 9 में इस सारे कर्व, इस कर्व का नाम फिर से √4x × dx है, इसका इंटीग्रेशन करें एंड द फोर्थ वन आप केवल ये वाला एरिया कैलकुलेट करें। आपने अगर केवल ये वाला एरिया फिर से कैलकुलेट करा तो दिस इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हाफ ऑफ दिस पॉइंट इज 3 तो दिस इज 6 एंड द विड्थ इज अगेन, हाइट इज 6, तो टोटल एरिया इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 -4 अपॉन आंसर आने वाला है। सही बात है। नेक्स्ट वन इज y = x e⁻ (x²/2) and its asymptotes. Area enclosed by y = x × e⁻ (x²/2) and its asymptote. देखिए अगर आपने इस पर्टिकुलर फंक्शन का कर्व ड्रॉ करने की कोशिश की होती तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का कर्व ड्रॉ करने का तरीका ये है कि आप इसके लिए dy by dx निकालें, इसका डोमेन -x से -∞ से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, इसका dy by dx 2 पॉइंट के ऊपर 0 होता है, 1 is 1 एंड अदर इज -1, 1 के ऊपर वैल्यू पॉजिटिव, -1 के ऊपर नेगेटिव, और ऑड फंक्शन है तो जैसा इधर वैसा ही इधर भी बनने वाला है। दिस इज द कर्व। एसिम्पटोट इसके लिए x एक्सिस है, तो हमें इस सारे एरिया के बारे में बात की जा रही है। देखिए सारे एरिया को निकालने का तरीका यह है कि जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ठीक वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में भी है, तो हम बस फर्स्ट क्वाड्रेंट का कैलकुलेट करेंगे और उसका ट्वाइस करेंगे। सो एरिया इज इक्वल टू, दिस इज 0 से लेकर इंफिनिटी, y dx, चूंकि हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप के साथ खेल रहे हैं तो दिस इज y dx, तो y की जगह पर आप x × e⁻(x²/2) dx कर सकते हैं और इसका ट्वाइस टाइम करेंगे, चूंकि जैसा फर्स्ट में है वैसा ही थर्ड के अंदर भी है, एंड दिस इज द एरिया।